वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो टुडेज टॉपिक इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन के टॉपिक को समझने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। अगर आपने एक लैंड परचेज करी हो आज से 10 साल पहले 1 लाख रुपीज़ की, सो क्या उस लैंड की वैल्यू आज की डेट में भी 1 लाख होगी या उससे ज़्यादा भी हो सकती है? आप बोलोगे उसकी वैल्यू से ज़्यादा भी हो सकती है, राइट? तो ऐसे बहुत सारे एसेट्स होते हैं, जब भी कोई पार्टनर एडमिट होता है हमें उनको रीवैल्यू करना पड़ता है, क्योंकि बिजनेस के पास भी बहुत सारे एसेट्स हैं। उन एसेट्स को रीवैल्यू करने के लिए हमें अकाउंट यूज़ करना पड़ता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो चलिए आज रीवैल्यूएशन अकाउंट को समझते हैं और एक शॉर्ट ट्रिक से समझेंगे कैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। देखिए, कभी भी बिजनेस में कोई भी पार्टनर एडमिट होगा, मान लीजिए हमारे पास पहले के पार्टनर हैं ए और बी, नया पार्टनर एडमिट हुआ सी, तो ए और बी के पास उस टाइम पे कोई बैलेंस शीट होगी, उसमें बहुत सारे एसेट्स होंगे और बहुत सारी लाइबिलिटीज़ भी होंगी। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ताकि ए को कोई अनफेयर एडवांटेज ना मिल जाए या अनफेयर लॉस ना हो जाए, तो उसके आने से पहले हम सारे एसेट्स को रीवैल्यू करते हैं और उसका जो प्रॉफिट होता है वो ए और बी के बीच में बांटना होता है। ठीक है, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, सी को एक अनफेयर एडवांटेज मिल जाएगा। मान लीजिए मेरे पास एक लैंड, मैंने आपको एक एग्जांपल अभी पूछा था कि 1 लाख रुपए की आपके पास एक लैंड है, ठीक है, 2010 में आपने परचेज करी थी, आज चल रहा है 2020। अगर आपने इसको रीवैल्यू नहीं किया और आज सी को एडमिट कर लिया एज अ पार्टनर, तो अब ये तीनों इसके लिए इक्वली, अगर ये इनकी रेशो 1:1:1 हो जाती, तो अब ये तीनों इसमें इक्वली हिस्सेदार बन जाएंगे, राइट? इक्वल ओनरशिप हो जाएगी इनकी। जब भी ये लैंड बेचेंगे तो इसको भी एक अनफेयर एडवांटेज मिल जाएगा, राइट? तो इसीलिए जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है ना, तो हमें अपने एसेट्स की वैल्यू को दोबारा से वैल्यू करना पड़ता है, रीवैल्यू करना पड़ता है। से आज की डेट में इस लैंड की वैल्यू होती 20 लाख, तो मैं इसको 20 लाख वैल्यू करता, ठीक है, और 19 लाख रुपीज़ का एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट होता ना, 1 लाख रुपीज़ का जो लैंड थी 20 लाख होगी, 19 लाख का जो प्रॉफिट होता वो इन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हम इसलिए बनाते हैं ताकि जब भी कोई नया पार्टनर आए उसको कोई अनफेयर एडवांटेज ना मिले और बेचारे दूसरे पार्टनर्स के साथ, जो ए और बी ओल्ड पार्टनर्स थे, उनके साथ कोई अनफेयर लॉस ना हो। तो पढ़ते हैं ज़रा रीवैल्यूएशन की डेफिनेशन को। इट इज़ प्रिपेयर फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग ड्यू टू इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। इंक्रीज होना, डिक्रीज होना, बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज़ का बढ़ना या एसेट्स का बढ़ना या घटना, उसकी वजह से कोई प्रॉफिट और लॉस हो, वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ये अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। सो इट इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस ड्यू टू इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ड्यूरिंग एडमिशन ऑफ पार्टनर एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन। रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब जब भी हम कोई चेंज इन PSR करें, PSR में चेंज करना, और बाकी कोई भी अगर रिटायरमेंट हो, डेथ हो, तब भी हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट को बनाना पड़ता है। चलिए इसको एक सिंपल से एग्जांपल से, मतलब मैं आपको एक ट्रिक समझाता हूँ कैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट को याद रखना है। देखिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट को याद करने का सबसे बहुत सिंपल तरीका है, जो इसकी ये डेबिट साइड होती है, ये इसकी क्रेडिट साइड है ना, आप ये याद रखिए, ये जो साइड होती है ना हमारी डेबिट साइड, ये ऐसी साइड है जिसको मैं थोड़ा डेविल, ठीक है, ठीक है, मैं इस साइड को बोलूँगा कि ये है हमारी बैड साइड, और ये जो साइड है ना हमारी, ये है हमारी गुड साइड। ऐसा मैंने क्यों बोला, ज़रा इस चीज़ को देखते हैं। देखो, कोई भी रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपको कोई भी ऐसा इफेक्ट दिखता है कि उससे नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है फॉर्म पे, तो वो यहाँ आएगी। लाइक देखो, नेगेटिव इफेक्ट की बात करें तो कैसे, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो ये फॉर्म के लिए अच्छी बात नहीं है, तो वो आएगा इस साइड पे। और दूसरी देखिए, और चीज़ें देखते हैं, इंक्रीज इन द लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का बढ़ना भी अच्छा नहीं होता, तो वो भी डेबिट साइड में आएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, एक लाइबिलिटी और पता चली आपको, वैसे ही इतना सारा पैसा देना था और पैसा देना पड़ेगा, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी भी यहाँ आएगी, ये भी बुरी बात है, ठीक है। इंक्रीज इन प्रोविजन, आपने बेड डेट का प्रोविजन 100 रुपये का बना रखा था, आपको लगा कि और बेड डेट हो सकते हैं, तो वो भी बुरी बात है, तो वो यहाँ आएगा, राइट।
तो जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं, लाइक नेगेटिव चीज़ें अभी हमने देखी, डिक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, इंक्रीज इन प्रोविजन, ठीक है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़, ये सारी बैड, तो ये सारी आती है हमारी डेबिट साइड में। बहुत सिंपल तरीका है इसको याद रखने का। और जितनी भी हमारी अच्छी चीज़ें होती है, लाइक इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, वैल्यू बढ़ गई एसेट की, जितनी देखो बढ़ती है वो यहाँ पे आती है। पहले मेरे एसेट थे 1 लाख के, अब वो 20 लाख के हो गए थे मेरा लैंड, तो वो लैंड 19 लाख जो बढ़ेगा ना, जितनी वैल्यू बढ़ेगी वो यहाँ हमें लिखनी पड़ेगी। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी घट गई, पहले आपको 10 रुपये पे करने थे, अब किसी को पे करने हैं 2 रुपये, तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी वो भी यहाँ आएगा, अच्छी बात है। अनरिकॉर्डेड एसेट, आपको पता चला आपके पास एक और एसेट है, तो वो भी अच्छी बात है। तो डिक्रीज इन प्रोविजन, वो भी एक अच्छी बात है। तो जितनी भी पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं फॉर्म से रिलेटेड, एसेट्स और लाइबिलिटी से रिलेटेड, वो आपको लिखने पड़ते हैं क्रेडिट साइड में, जितने भी नेगेटिव वो डेबिट साइड में। और जो भी हमारा इसका रिजल्ट होता है, हमारे सारी ये इस साइड का टोटल, वैसे जब ये टोटल माइनस करोगे तो आपको मिलता है प्रॉफिट, जो कि हमें ट्रांसफ़र करना पड़ता है कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। ये प्रॉफिट हमेशा ओल्ड रेशो में ट्रांसफ़र करोगे आप। अगर ये साइड ज़्यादा हुई, ये साइड कम, तो आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट। अगर ये देखो नेगेटिव साइड ज़्यादा हुई, पॉजिटिव साइड कम हुई, तो हमारे पास आ जाता है लॉस, ठीक है। ये ट्रांसफ़र होता है हमेशा ओल्ड रेशो में, ये प्लीज़ याद रखना, ठीक है जी। तो ये था रीवैल्यूएशन अकाउंट। होप आपको ये इस कॉन्सेप्ट से, एक बैड और गुड थिंग्स के कॉन्सेप्ट से ये चीज़ समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल ऑल्सो। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।